Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 11, Biotechnology Principle and Processes of Class 12th NCERT, and this is the part 2 video of this chapter. Now, question number 7. In agarose gel electrophoresis, DNA molecules are separated on the basis of their किस बेसिस पे सेपरेशन होता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल याद करिए. आपको लास्ट क्लास में मैंने इसका प्रिंसिपल बताया था. एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल वाज कि जितना छोटा आपका डीएनए होगा, यानी कि शॉर्टर द फ्रैगमेंट द फार्दर इट विल मूव. तो यानी कि फ्रैगमेंट के साइज के बेसिस पे बात की जा रही है, चार्ज के बेसिस पे नहीं. ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको जो है वो खुद ही आंसर बताता है कि साइज के बेसिस पे. यानी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ये आपका जो प्लेट है इसको आप जो है इस तरीके से इलेक्ट्रिक से आप सॉकेट से इसको कनेक्ट करके रखते हो, और यहाँ पे आपका नेगेटिव है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है. नेगेटिव क्यों? क्योंकि आपने ये जो वेल है, इस वेल में आपने क्या डाला हुआ है? इस वेल में है डीएनए. ओके, अब ये जो डीएनए होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज. अब नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये नेगेटिव से क्या होगा? रिपेल होगा. तो ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये खिंचता चला जाएगा. लेकिन जितना पतला या जितना साइज छोटा होगा फ्रैगमेंट का, उतना ज्यादा तेजी से वो मूव करेगा, और जितना मोटा फ्रैगमेंट होगा उतना धीमे धीमे वो मूव करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सेपरेशन हो रहा है डीएनए का कि कौन सा शॉर्टर फ्रैगमेंट है, कौन सा लार्जर फ्रैगमेंट है, दिस separation is on the basis of their size only. Okay, तो 7 का B is the correct answer. Question number 8. The most important feature in a plasmid to serve as a vector in gene cloning. वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जो एक जगह से कोई भी चीज को दूसरी जगह पहुंचाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई प्लाज्मिड है. इस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए कि ये प्लाज्मिड जो है हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको उसका नंबर जो है वो बढ़ा दे. इकोलाई में इंट्रोड्यूस करके हम उसका नंबर बढ़ाना चाहते हैं. तो ये प्लाज्मिड जो है एज अ वेक्टर का काम करेगा. किसके लिए? इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए. ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर का काम कर रहा है. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है वो पूछा है. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, प्रेजेंस ऑफ साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड इट्स साइज. देखिए, पहली बात, साइज कन्वीनियंट होना चाहिए, तभी तो आप जैसे अगर आपको मान लीजिए इकोलाई में इसको इंट्रोड्यूस कराना है, तो इकोलाई का साइज कितना छोटा होता है, तो प्लाज्मिड का साइज उससे भी छोटा होना चाहिए, यानी कि कन्वीनियंट साइज होना चाहिए. ये भी इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंस ऑफ साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. आपको पता है कि एक रिकॉग्निशन साइट होता है या एक पैलिंड्रोमिक साइट होता है जहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव करता है. ठीक है, तो साइट भी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर. ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर का क्या मतलब होता है? जैसे कि एम्पेसिलिन या टेट्रासाइक्लिन किसी चीज के लिए रेजिस्टेंट है, तो हम उसके थ्रू पता कर पाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं. जैसे मान लीजिए प्लाज्मिड, अब आपको ये नेकेड आइज से तो दिख नहीं रहा है कि प्लाज्मिड इकोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया या नहीं. तो आप क्या करते हो? ऐसा प्लाज्मिड लो, उस प्लाज्मिड को आप एम्पेसिलिन मान लीजिए रेजिस्टेंस बना दो. ठीक है, और उसके बाद आप उसको बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करा दो. अब ये बैक्टीरियम में ये जो प्लाज्मिड है दिस इज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट. फिर आप इसको एक ऐसे लिक्विड में रखो जो कि जिस लिक्विड में एम्पेसिलिन हो. अब मान लीजिए इस लिक्विड में एम्पेसिलिन होगा, तो ये बैक्टीरिया जिसमें ये प्लाज्मिड एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट है, ये बैक्टीरिया का डेथ नहीं होगा, यानी ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा. ठीक है, लेकिन अदर जो बैक्टीरिया जिसमें ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा. यहाँ पे एम्पेसिलिन के रिस्पॉन्ड में वो खत्म हो जाएगा. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम है और कौन सी आपकी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम है. तो सेलेक्टेबल मार्कर भी जरूरी है. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात की जाए तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके बिना काम नहीं चल सकता. दूसरी चीजों में सेलेक्टेबल मार्कर में आप ये ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन, यानी कि आपके पास ऑल्टरनेट वेज हैं इन सब चीजों को वैल्यूएबल बनाने के लिए. लेकिन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बिना काम नहीं होगा. अगर किसी भी प्लाज्मिड में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वो वेक्टर के तरीके से काम नहीं कर सकता. ओके, सो 8 का ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात की गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. व्हाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया,
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। जब हम बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो कौन से एंजाइम की जरूरत नहीं है, ये पूछा है। लाइसोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज। आपको पता है कि लाइसो एंजाइम जो है, जो आपके लाइसोसोम है उसमें ये प्रेजेंट होता है और बहुत सारे एंजाइम्स को ये डिग्रेड कर सकता है। राइबोन्यूक्लियेज आरएनए को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ये डीएनए को ही डिग्रेड कर देगा। प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। लेकिन हमें यहाँ आइसोलेट क्या करना है, हमें यहाँ डीएनए को आइसोलेट करना है। तो अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनए को ही डिग्रेड कर देगा तो हम आइसोलेट किसको करेंगे। तो हमें आइसोलेशन के लिए डीएनए चाहिए, तो हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस नहीं चाहिए, ये एंजाइम हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, हमें डीएनए को सही सलामत लेके आना है, ठीक है। तो 9 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which of the following contributed in popularizing PCR, that is polymerase chain reaction technique। पहली बात, PCR जो है उसको पॉपुलराइज हुआ क्यों, वो हुआ इसलिए क्योंकि इसमें एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। कन्वीनियंट वे में एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि फोटोकॉपी आप कह सकते हो। कोई आपके पास कोई डीएनए फ्रैगमेंट है, मान लीजिए कहीं क्राइम सीन पे आप गए और आपको सिर्फ एक हेयर का फ्रैगमेंट मिला या 1 ड्रॉप या 4 ड्रॉप आपको ब्लड का सैंपल मिला, आपने वो कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो सिर्फ एक हेयर का फ्रैगमेंट पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये तो फ्रैगमेंट खत्म हो गया। अगर मान लीजिए वो एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो ये फ्रैगमेंट खत्म, आपका एक्सपेरिमेंट खत्म। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फ्रैगमेंट हमारे पास छोटा सा है, इस फ्रैगमेंट की हम बिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है। और एक को कंट्रोल रख के, एक हमारा कंट्रोल है, उसको रख के हम बाकी सब पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, हम समझ में आता है कि अच्छा ये वाली चीजें हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसकी बिलियन कॉपीज बनाई, तो इन बिलियन कॉपीज को ही एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब इस एम्प्लीफिकेशन टेक्निक जो कि इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज ने इसको पॉपुलराइज किया, ये पूछा है। ऑप्शन है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, या अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपका पीसीआर है, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉपीज हो रही है या जीन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है इन विट्रो कंडीशन में, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद इसमें जो एंजाइम का यूज हो रहा है, दैट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, जो भी प्राइमर होता है आपके पास, उस प्राइमर, जो आपके पास प्राइमर प्रेजेंट है, उस प्राइमर को एक्सटेंड करता है, न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ते जोड़ते एक्सटेंड करता है। लेकिन ये एक्सटेंड कर क्यों पाता है, क्योंकि उसके पास थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। पीसीआर ये एम्प्लीफिकेशन कर पा रहा है क्योंकि उसके पास थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसको कहां से हमने आइसोलेट किया है, इसको हमने आइसोलेट किया है एक बैक्टीरियम से, और इस बैक्टीरियम का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। ये जो थर्मस एक्वाटिकस है, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है, ठीक है, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहेगा। और ये क्या करेगा, ये डीएनए को खोल देगा, ठीक है, यानी कि ओपन कर देगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपन करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें पॉलीमरेज जोड़ते जोड़ते उसके कॉपीज बना लेगा, इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के वजह से ये काम हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन, जिसने इस पीसीआर टेक्निक को पॉपुलराइज किया। तो 10 का डी जो है वो दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। Now question number 11, an antibiotic resistance gene in a vector usually help in the selection of, जो आपको दूसरा ही क्वेश्चन समझा रही थी, this one question number 8, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये मेथड समझा है, इसी मेथड पे क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 11, ओके। This the antibiotic resistance gene in a vector usually help in the selection of, जो ये वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, आप कुछ भी ले सकते हो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, कुछ भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में हमने एक प्लाज्मिड डाला जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था, ठीक है।
ये प्लाज्मिड जैसे यहाँ पे डाल दिया, ये बैक्टीरियम, ये इकोलाई में ये आपका एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है, और एक दूसरा बैक्टीरियम है जिसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट यानी कि एम्पेसिलिन सेंसिटिव है, प्लाज्मिड गया, लेकिन ये वाला प्लाज्मिड नहीं गया। आपने बहुत सारे ऐसे प्लाज्मिड लिए, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे आपके प्लाज्मिड है, कुछ प्लाज्मिड में एम्पेसिलिन प्रेजेंट है और कुछ ऐसे प्लाज्मिड है जिसमें एम्पेसिलिन प्रेजेंट नहीं है। आप चाहते हो कि ये वाले सिर्फ प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अब सबके सब में सेम ही तो चीजें नहीं जाएंगी, कुछ में ये वाले प्लाज्मिड भी ट्रांसफॉर्म हो गए। अब आपको देखना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है सिर्फ इन प्लाज्मिड वाले बैक्टीरियम पे, ठीक है, जिसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट है, आपको सिर्फ इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आपका खराब ना हो जाए तो आप क्या करोगे, उन बैक्टीरियम को खत्म कर दोगे जिसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट नहीं हो। तो आपने क्या किया, एक आपने पेट्री डिश लिया, उसमें आपने सॉल्यूशन डाला जिसमें एम्पेसिलिन था, ठीक है। अब एम्पेसिलिन था, ये बैक्टीरियम जिसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बैक्टीरियम जिसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन था वो जिंदा रह जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हाँ, ये जितने भी आपके बैक्टीरियम है ये कैसे बैक्टीरियम है, ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम है। तो अब आप इस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम में क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो आपने क्या किया, अब इस बैक्टीरियम को आपने उठा लिया अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये वेक्टर, इस टाइप का वेक्टर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला जो वेक्टर होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, हमें ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल को खोजने में हमें हेल्प करता है। वो 11 का बी जो है दैट इज द correct answer. Now question number 12, significance of heat shock method in bacterial transformation is to facilitate. देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। एक मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में आपको कोई प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप उसको बैक्टीरियोफाज के थ्रू उस डीएनए को ट्रांसफॉर्म करा दो, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। या तो एक बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है या जो डीएनए है उसको दूसरे बैक्टीरिया में सेक्स पाइलस के थ्रू करा रहे हो, दैट इज कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर आप इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया में डालना चाहते हो लेकिन किसी और मेथड के थ्रू नहीं, आपने क्या किया, इसमें आपने कई सारे एंजाइम्स को इससे ट्रीट करा दिया, इसको चाहे इसको हीट शॉक दे दिया। जैसे आप इसको हीट शॉक दोगे, जैसे आपने इसको हीट शॉक दिया, ये जो आपका बैक्टीरियम है वो इस तरीके से उसमें पोर्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन पोर्स के थ्रू ये जो प्लाज्मिड है वो एंटर कर जाएगा, फिर आप इस हीट शॉक को हटा दोगे, ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस चीज को हीट शॉक क्यों दिया, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में जो ये पोर्स बन रहे हैं, ट्रांजिएंट पोर्स बन रहे हैं, उसके थ्रू डीएनए को अपटेक कर ले, इसलिए आपने ये हीट शॉक मेथड किया। तो 12 का सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल, नो। अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इनके थ्रू कभी भी अपटेक नहीं होता। एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो 12 का सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू। और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।